तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एक बहुत ही जबरदस्त और नया मानवा। हो सकता है कि स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे क्योंकि यह सिर्फ वेल्ड अप है। आगे जाकर यह मानवा काफी ज्यादा ही जबरदस्त हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते। एक दिन आसमान खून जैसा लाल हो गया और उसमें अजीब दुनिया के दरवाजे खुल गए। उन दरवाजों से अज्ञात राक्षस बाहर आने लगे, जिन्होंने इंसानों की शांत जिंदगी में तबाही मचा दी। इस खतरे के जवाब में कुछ ऐसे प्राणी प्रकट हुए जो इन दानवों का सामना कर सकते थे। उन्हें सेंट्स कहा गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों के फोन पर एक संदेश आया, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। इस संदेश में कहा गया कि लोग किसी भी हालत में बाहर न निकलें, अपने दरवाजे बंद रखें क्योंकि जल्द ही सेंट्स उनकी मदद के लिए आने वाले हैं। लेकिन समय बीतने के साथ इस अफरातफरी और विनाश के माहौल में कुछ इंसानों ने भी सुपर पावर्स हासिल करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी शक्तियों को जगाया और दानवों से लड़ने लगे। अब वे भी सेंट्स जैसी क्षमताओं वाले हो गए थे। ऐसे लोगों की उम्र अब राक्षसों के बराबर होने लगी, पर यह तो बस शुरुआत थी। इन वॉरियर्स ने लगातार राक्षसों को मारते हुए अपने देश और शहर की रक्षा की। यही वह दौर था जब इंसान असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना सीख गए। जो लोग सेंट्स बनना चाहते थे, उनकी शक्ति उनके स्पिरिचुअल बॉडी से तय होती थी। ये 3 प्रकार की होती थी। पहला था हेवनली बॉडी, जिसे इंसान धरती और आकाश की शक्ति का उपयोग कर सकता था। दूसरा था मंडेन बॉडी, जिससे कोई व्यक्ति 5 तत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, लकड़ी और धातु में से किसी एक को नियंत्रित कर सकता था। तीसरा था ह्यूमन बॉडी, जिससे इंसान सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा यानी यिन यांग का उपयोग कर सकता था। लेकिन एक ऐसा शरीर भी था जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता था। वो समझ से परे था। अचानक शहर के झुग्गी इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ। सब कुछ हिल गया और आग की लपटों में घिर गया। सड़कें टूटने लगीं, गाड़ियां हवा में उछलने लगीं। ये एक हरे पंखों वाला दानव था जो विनाश का भूखा था। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ गिरकर मर गए, कुछ मलबे में दब गए। मगर राक्षस रुकने वाला नहीं था। तभी कोई व्यक्ति उसके सामने आया और उसकी मौजूदगी से ही दानव का ध्यान भटक गया। धुंध से निकला एक आदमी, जिसके चारों ओर चमकदार ऑरा थी। उसके होठों में एक निकोटीन सिगरेट थी जो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर रही थी। उसका डोपामाइन स्तर बढ़ गया था और वो सीधे राक्षस की तरफ बढ़ा, हाथ में एक डंडा लिए। उसका शरीर एड्रेनालिन से भर गया था और उससे एक अलग ही ऊर्जा निकल रही थी। उसने विशाल राक्षस की आंखों में देखा और समझ गया कि उसे इससे ही भिड़ना होगा। राक्षस ने जोरदार गर्जना की लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिना हिचकिचाए आगे कूदा और राक्षस के सिर पर वार किया। पूरा शरीर ऊर्जा से चमक उठा और वार इतना ताकतवर था कि दानव इमारत से टकराकर गिर पड़ा। मगर ये अंत नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो उस दानव को पूरी तरह नष्ट करेगा जिसने उसके शहर की शांति छीन ली थी। उसका शरीर किसी भी श्रेणी में नहीं आता था। उसका तत्व डिजास्टर था, जो किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसकी तकनीक केओस का प्रतीक थी और उसका शरीर एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। कोई भी उसकी शक्तियों को पूरी तरह समझ नहीं पाता था क्योंकि वे अनप्रिडिक्टेबल थीं। उसके शरीर का प्रकार एबनॉर्मल कहलाता था और वो इससे अविश्वसनीय काम कर सकता था। जब उसने राक्षस को मारा तो सब कुछ उसके खून से भर गया। उसने उस ताकतवर प्राणी को मार गिराया जो अत्यंत शक्तिशाली था। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर से शांति लाते थे, जबकि कुछ केओस और डिस्कॉर्ड फैलाते थे। सेंट्स साधारण लोगों को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन फिर एक ऐसा लड़का आया जिसका शरीर किसी श्रेणी में नहीं आता था। लड़ाई खत्म होने के बाद वो शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था, सिगरेट खत्म कर रहा था। उसकी शक्तियां उसे रासायनिक तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता देती थीं, जिससे वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकता था। उसने उस गिरे हुए राक्षस को देखा और समझ गया कि वो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि देवताओं का संदेशवाहक था। वो सोच में पड़ गया कि सेंट्स ऐसे खतरनाक जीवों को यूं ही क्यों छोड़ देते हैं। उस लड़के का नाम हनील था, एक ऐसा व्यक्ति जो रॉन्ग बॉडी पावर का मालिक था, जो स्वयं एक आपदा था। अब वो ठान चुका था कि इन घमंडी जीवों को उनकी हरकतों की सजा देगा। वो छतों पर दौड़ता हुआ एक विशाल दानव बन चुका था, अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए। वो सेंट्स के खिलाफ लड़ा करता था,
उसे अपनी सुपरपावर्स को एक्टिव करने के हर तरीके का ज्ञान था। लोग उसे देखकर लेजेंड्स बनाने लगे थे। पूरे शहर के अखबारों और मीडिया में उसी की खबरें छाई हुई थीं, उस अविश्वसनीय लड़के के बारे में जिसने उस शैतानी पक्षी को नष्ट कर दिया था। हर कोई खुश था, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो सरकार भी नहीं कर पाई थी। उसने अपनी कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई और पलों में ही वो लोगों के बीच एक सनसनी बन गया, क्योंकि वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। वो एक खूबसूरत गर्मी का दिन था। फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वेयरहाउस के मजदूर अपने परिवार और बच्चों से मिलने घर लौट रहे थे। एक मजदूर ने काम के बाद सिरप की बोतल खोली, वहीं उसके साथी काम की थकान और शरीर में दर्द की शिकायत कर रहे थे। उस युवक ने सिरप पिया, जिससे उसके शरीर में फिर से एनर्जी आ गई। उसने अपने साथी को धन्यवाद कहा और बताया कि उसे अब तुरंत कहीं जाना है। साथियों ने उसे रोककर साथ लंच करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी जरूरी काम के कारण जल्दी में था। सहकर्मी हैरान थे कि उसमें इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है। किसी ने मजाक में कहा शायद वो विटामिन लेता होगा, लेकिन किसी को पक्का नहीं पता था। किसी ने सोचा शायद उसके घर में जिनसेंग है, जो टॉनिक की तरह काम करता है। वो युवक अपने घर जा रहा था। उसे पता था कि उसके लिए ये विटामिन्स बहुत अच्छा असर कर रहे हैं। उसका नाम था पाक हनील, उम्र 22 साल। कुछ समय पहले ही उसने अपनी शक्ति के बारे में जाना था, जब एक दिन उसके साथी ने उसे काम के बाद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिए थे। दिन भर की थकान पल भर में गायब हो गई थी। विटामिन्स लेने के बाद वो खुद को बेहद अच्छा महसूस करने लगा था। ओमेगा-3 ने उसे जबरदस्त एकाग्रता और साफ दिमाग दिया। घर लौटते हुए उसे एहसास हुआ कि चाहे जितना काम करो, थकान नहीं होती। बस से उतरकर जब वो घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक एक लड़की ने उसे कॉफी ऑफर की। वो चौंक गया, क्योंकि किसी अजनबी लड़की ने उसे पहले कभी ऐसा ऑफर नहीं दिया था। लड़की ने मुस्कुराकर उससे मिलने की बात कही और कहा कि उसने ऐसा किसी और से कभी नहीं कहा। उसने उसका नंबर मांगा, बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसा। लड़का थोड़ा हैरान भी हुआ और थोड़ा खुश भी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो उस पर ध्यान क्यों दे रही थी। लड़की ने कहा कि उसके पास एक सुंदर ऑरा है, और अगर वो फ्री हो तो वो दोनों ताऊ के बारे में बात कर सकते हैं। इतना सुनते ही उसे समझ आ गया कि मामला क्या है। ये किसी कल्ट प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जो अब कोरिया में बैन हो चुका था। वो तुरंत मुड़ा और भागने लगा। लड़की पीछे दौड़ी और बोली कि वो बुरी नहीं है, उसका नाम हायुई है और वो एक सोसाइटी की सदस्य है। मगर उसे ये सब बकवास लगा और वो तेजी से भाग गया। अब वो इन धार्मिक पागलों से परेशान हो चुका था। उसे यकीन नहीं होता था कि ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं। ये कल्ट्स, सेंट्स और ऐसी चीजों से उसकी नफरत की जड़ उसके पिता से जुड़ी थी। उसके पिता एक आम आदमी थे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई जो सेंट से बिल्कुल असंबंधित थी, पर उसका असर अद्भुत था। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने माता पिता के पास चले गए। बाद में उन्होंने दवाओं और जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाना शुरू किया। कई बार उन्हें तेज दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक दिन उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी कि जब मेरी ऊर्जा वापस आएगी, तब मैं लौटूंगा, और फिर जंगल की ओर चले गए। ये बात 20 साल पुरानी थी, जब हनील सिर्फ 2 साल का बच्चा था। उसे अब भी अपने पिता का जाना याद था। लोग कहते थे कि उसके पिता अजीब दवाएं लेते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ही लेते थे, जैसे हनील अब लेता था। एक दिन जब उसने अपनी जरूरी सप्लीमेंट ली और बाहर निकला, उसने देखा कि आसमान काले बादलों से घिर गया है। वो बादल सामान्य नहीं लग रहे थे। लोग अपने फोन निकालकर तस्वीरें लेने लगे। तभी आसमान में एक विशाल गोलाकार आकार बनने लगा जो सबको डरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलने वाला है। हनील उस वक्त दुकान में था, इसलिए उसने शुरुआत नहीं देखी। बाहर आया तो दृश्य किसी मूवी सेट जैसा नहीं, बल्कि किसी स्पेसशिप लैंडिंग जैसा था। तभी उस घेरे से एक जबरदस्त झटका आया। जमीन कांपने लगी, लोग गिरने लगे, शहर की सड़कें फटने लगीं। जमीन के अंदर से पंजे निकलने लगे और फिर एक भयानक जीव बाहर आया, जिसका रूप समझ से परे था। वो दानव और ऑर्क का मिलाजुला रूप था, बेहद डरावना और हथियारों से लैस। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि भागना ही बेहतर है, लेकिन हनील क्यों भागे? डर के उस पल में उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। उसने जैसे ही एलिक्सर पिया, उसका शरीर पूरी तरह बदलने लगा
अब उसके भीतर एक नई, अनजान शक्ति जाग चुकी थी। उसकी ऑरा अलग अलग रंगों में चमकने लगी थी। उसने एक ऐसा पदार्थ लिया था जो कैफीन और शुगर की तरह काम कर रहा था, और उसका शरीर नई नई रोशनी में नहाने लगा। लेकिन ओआरसी ने हमला जारी रखा। जब वो अपने भारी मेघ को उसके ऊपर झुलाने वाला था, लड़के ने कुछ नहीं किया, बस अपने अंदर अचानक उठी ऊर्जा को महसूस किया। उसके नर्व एंडिंग्स और नर्वस सिस्टम में तीव्र उत्तेजना फैल गई। जैसे ही ओआरसी का हथियार उसके सिर के ऊपर आया, उसे लगा कि समय धीमा पड़ गया है। उसकी आंखों से निकलती अद्भुत ऊर्जा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। वो वही खड़ा था। उसका कॉफी कप उसके हाथ से गिरा, लेकिन वो भी बहुत धीरे धीरे गिर रहा था। लड़के को लगा कि शायद अब उसके अंदर कोई असाधारण शक्ति है। लेकिन ये आई कहाँ से? क्या ये कॉफी का असर था, या वो विटामिन्स जो उसने लिए थे? जब उसने देखा कि ओआरसी की गति धीमी पड़ गई है, उसे लगा कि शायद अब वो भाग सकता है। चारों ओर केओस फैला था। शहर में राक्षस इधर उधर घूम रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। उसके पास अब एक मौका था, वो भाग सकता था। मगर उसने भागने के बजाय तय किया कि वो उस कमीने ओआरसी को लात मारेगा। जैसे ही उसने पेट पर जोरदार किक मारी, उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि उसने ओआरसी को गिरा दिया। उस विशाल राक्षस का मेघ उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। देखने में लगा जैसे वो हार गया हो, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। लड़के का जोश और शक्ति दोनों लगातार बढ़ रहे थे। उसने तय किया कि अब उसे हमला करना होगा। ओआरसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इंसानों की गलियों में ऐसा विरोध मिलेगा। वो भी पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की नीयत से दौड़े, और कुछ ही सेकंड में दोनों लगभग एक ही जगह पहुंच गए, मेघ के पास। सबसे पहले लड़के ने मेघ पकड़ लिया। उसने उसे ऊपर उठाया, हालांकि वो बहुत भारी था। उसने पूरी ताकत से वार किया और उस विशाल ओआरसी के चेहरे पर दे मारा ताकि उसे पता चले कि अब कौन मालिक है। ओआरसी जमीन पर गिर पड़ा, हिला भी नहीं। लड़के ने महसूस किया कि अब वो अपनी ताकत पहचान चुका है। वो जितना सोचता था, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन आसपास देखते ही उसे एहसास हुआ कि बात यही खत्म नहीं हुई है। चारों ओर से कई और ऑक्स, लगभग 4 से 6, उसकी ओर दौड़ रहे थे, अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने। उसने मेघ मजबूती से पकड़ा और समझ गया कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। उसने सोचा कि अब वो इन दानवों को दिखाएगा कि असली ताकत क्या होती है। उसने पहला वार ऊपर से झपटते हुए एक मोटे ओआरसी पर किया। वो डराने वाला लग रहा था, लेकिन लड़का डरा नहीं। उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा जिससे उसके दांत हवा में उड़ गए। कुछ तेज और सही वारों के बाद बाकी ऑक्स भी गिरने लगे। लड़का आगे बढ़ता गया, उनके सिर काटता गया। पूरी सड़क ऑक्स से भरी थी। एक को मारो तो 10 और आ जाए। फिर भी वो नहीं रुका, क्योंकि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उसने उनके इलाके में घुसकर उन्हें तबाह कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उनसे यूं टकराएगा। जब वो आखिरी बड़े ओआरसी की ओर झपटा, तो उसे लगा कि बस यही आखिरी दुश्मन बचा है। पूरा ब्लॉक घिरा हुआ था, लेकिन यही दानव उसके और उसकी जीत के बीच खड़ा था। उसने पूरी ताकत लगाई और सोचा कि अगर इसे गिरा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मगर तभी उसने देखा, असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि अब गली से निकला एक और ओआरसी, बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना। वो एक दानव जैसा दिखता था, हाथ में विशाल मेख लिए हुए। उसने लड़के की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या तू तैयार है मरने के लिए? उसके विशाल दांत ऐसे लग रहे थे जैसे वो कार को भी चबा सके। लड़का उसे देखकर सोच में पड़ गया, क्या वो इससे लड़ सकता है? क्या उसकी शक्ति काफी होगी? मगर ओआरसी ने सोचना बंद कर दिया और हमला कर दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विशाल मेघ हवा चीरता हुआ उसकी ओर आया। उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। उसके अंदर भरी ऊर्जा गायब हो गई, और उसने आखिरी पल में देखा, वो मेघ सीधे उसके सिर की ओर आ रहा है। इसका मतलब बस एक ही था, मौत। दूसरी ओर, कुछ स्टोर के कर्मचारी इस अफरातफरी से बचने की कोशिश कर रहे थे। ऑक्स न केवल लोगों पर हमला कर रहे थे बल्कि आपस में भी लड़ रहे थे। एक लड़का खिड़की से झांक रहा था, सोच रहा था कि अगर इनमें से कोई अंदर आ गया तो क्या होगा। लड़की डर गई थी। वो दरवाजा बंद करने जा रहे थे तभी जोरदार धमाके से पग सीधा उनके ऊपर गिरा। उसने दुकान की खिड़की तोड़ दी और दोनों जोर से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। सामान चारों तरफ बिखर गया।
लेकिन वो अंत नहीं था। राक्षस अब उसी लड़के की तरफ बढ़ रहा था जिसे उसने अभी भी मारा था। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। पूरे शरीर की ताकत से वो इंसानों को मिटा देना चाहता था। वो कोई साधारण दानव नहीं था। वो बॉन्ड, दानवों का बॉस था। अंदर आते ही उसने चारों ओर नजर डाली। जमीन पर पड़ा लड़का दया की भीख मांग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पाक हनील ने सिगरेट जलाई। उसका शरीर अब एलिक्सर के असर में था। उसने लाइटर नीचे फेंका और उसी पल उसके शरीर में एक विस्फोट सी ऊर्जा जाग उठी। लड़का अचानक जमीन से उठा और उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा जो उसके साथी का मजाक उड़ा रहा था। एक जबरदस्त किक के साथ उसने मॉन्स्टर के सिर पर वार किया। उस किक की ताकत अविश्वसनीय थी। वो भारी ओआरसी दुकान की खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरा और सामने की दीवार से जोर से टकराया। उसके शरीर पर गहरी चोटें आ गईं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। भले ही मॉन्स्टर कई मीटर दूर जाकर गिरा और पड़ोसी घर में बड़ा छेद कर दिया, लड़का उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वह आत्मविश्वास से ओआरसी के पास पहुंचा। उसके शरीर में निकोटिन फैल चुका था। उसने एक और कश लिया ताकि उसका असर महसूस कर सके। सिस्टम ने उसे बताया कि उसकी नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट किया जा रहा है और उसकी एनर्जी अभी रिस्टोर हो रही है। अब वह एक नई ऑरा हासिल कर रहा था। सिगरेट खत्म करके उसने ओआरसी की ओर देखा और उसे दूसरी राउंड की चुनौती दी। जैसे ही सिगरेट जमीन पर गिरी, ऐसा लगा जैसे कोई स्टार्ट बटन दब गया हो। यह संकेत था कि अब उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आगे दौड़ना है। उसने जबरदस्त प्रहार किया जो ओआरसी के शरीर में गूंज उठा और उसकी सारी ताकत सिर पर उतारी ताकि वो अपनी पूरी गुस्से की गर्मी महसूस कर सके। लड़का रुकने वाला नहीं था। वह काम खत्म करेगा क्योंकि यह विशाल दानव उसके संसार में आ घुसा था और लोगों को चैन नहीं लेने दे रहा था। कुछ और वारों के बाद ओआरसी ने होश संभाल लिया और गुस्से में उसने लड़के को पकड़ लिया ताकि अपने पंजों से उसे फाड़ दे, लेकिन हमारा हीरो उसके वार से बच गया। ओआरसी का जोरदार पंच जमीन पर लगा जिससे एस्फाल्ट लगभग टूट गया, लेकिन वह लड़के को नहीं लगा। हमारा हीरो ओआरसी की ओर देखता है और समझता है कि यह जीव बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा है और हार मानने वाला नहीं। उसने एक और वार ओआरसी के सिर पर किया जिससे उसका एक सींग टूट गया और वह पल भर के लिए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब ओआरसी ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि पक उसके ऊपर खड़ा है। पक उसका सिर कुचलने वाला था ताकि उसे अपनी ताकत दिखा सके। उसने ओआरसी का सिर पकड़कर जमीन पर दबाया और उस शापित प्राणी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ओआरसी पराजित हो गया और बेहोश पड़ा रहा। हीरो ने उसे हरा दिया, हालांकि वह खुद इस लड़ाई से बेहद थक चुका था। सांस लेते हुए उसने महसूस किया कि यह उसके शरीर पर भारी शारीरिक दबाव था, लेकिन साथ ही उसे सिगरेट का असर भी महसूस हो रहा था। उसने पीछे देखा और उम्मीद की कि उसकी मां ठीक होगी, लेकिन उसने गार्ड डाउन कर दिया। तभी ओआरसी मलबे से उठ गया। ओआरसी ने लड़के के कंधे को पकड़ा और चोटों के बावजूद उसकी सिर को पकड़कर जमीन में दबाने लगा। उस पल पक हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। ओआरसी ने न सिर्फ उसे एस्फाल्ट में दबाया बल्कि अपने बाएं हाथ से उसे खत्म करने की कोशिश की। ओआरसी का ताकतवर पंच उसके सिर की ओर आया। ऐसा लगा जैसे अब वह खत्म हो जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि लड़के ने उसका वार एक हाथ से रोक लिया। ओआरसी दंग रह गया। लड़के ने उसकी ओर देखा और आंखों में कहा, मत हिलो। उसके बाएं हाथ का वार सीधा ओआरसी के पेट पर लगा जिससे वह दर्द से कराह उठा। लड़का अब सिर्फ एक चीज चाहता था, यह घटिया जीव आखिर मर जाए। लेकिन यह कमबख्त ओआरसी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। फिर भी इस वार के बाद उसके पास कोई मौका नहीं बचा। लड़के ने उसे किनारे फेंक दिया और कुछ पल वही खड़ा रहा, सोचते हुए। उसने ओआरसी को दूर फेंक दिया ताकि दोनों एक ही जगह पर जमीन पर पड़े रहें। थकान ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। वह उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। लेकिन जब सब शांत हुआ, उसने दूर से लोगों की चीखें सुनी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे क्योंकि कई ऑक्स उन पर हमला कर रहे थे। पहाड़ जैसे ये भयंकर जीव उनके इलाके में आ गिरे थे और अब कुछ करना जरूरी था। एस्फाल्ट से उठते हुए पक ने महसूस किया कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं बची। वह सोचने लगा कि ये शापित जीव आए कहाँ से और इतने सारे लोग पर हमला क्यों कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर उसे भीतर तक परेशान कर रहे थे, खासकर यह सोचकर कि अब उनकी शांत जिंदगी खत्म हो चुकी है। चाहे जितना भी दर्द हो, चाहे जितनी भी कोशिश करे, ओआरसी फिर भी भाग रहे थे और लोगों पर हमला कर रहे थे।
वे सड़कों पर लोगों को पकड़ रहे थे, गला दबा रहे थे, जान ले रहे थे। तभी लड़के ने देखा कि एक आदमी पर क्रूर ओआरसी हमला कर रहा है और उसे मारने वाला है। उसी पल आसमान में एक सफेद सिलहूट दिखाई दिया जो हवा में उड़ता हुआ उस जगह की तरफ आ रहा था। वह किसी महिला जैसी आकृति थी जो बहुत ही सहजता से जमीन पर उतरी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने धीरे धीरे घूमते हुए रनवे पर कदम रखा और कार्ड को अपने हाथ में लिया। उसमें अपनी ऊर्जा भरी और उसे गोली की तरह फेंक दिया। कार्ड तेजी से उड़ता गया, अपने पीछे ताकत की लकीर छोड़ता हुआ। जमीन से निकल रहे भयंकर ऑक्स ने उस कार्ड को अपनी तरफ आते देखा। कार्ड के चारों ओर एनर्जी की परत थी और उसमें भारी शक्ति थी। उसने हवा में एक ऊर्जा सर्कल बनाया जो फट पड़ा और उस रेडियस में मौजूद सारे ऑक्स को जलाकर राख कर दिया। ऑक्स सिर्फ नष्ट नहीं हुए बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए और फिर वह वहां से गायब हो गई। पास के सभी ऑक्स भी उसी पल नष्ट हो गए, वे पूरी तरह मिट गए थे। हमारा हीरो बस उसे देखता रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हुआ कैसे। उस औरत ने सारे ऑक्स को एक ही वार में खत्म कर दिया था, जो उसके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन वो कौन थी और यहां क्यों आई थी? वो धीरे धीरे उसकी तरफ आई और उसे ध्यान से देखा। लड़का उसकी सुंदरता और शक्ति से प्रभावित था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वह उसके पास क्यों आई। लड़की ने उसे ध्यान से देखा। वह हैरान थी कि यह लड़का बिना किसी ट्रेनिंग के खुद एक मॉन्स्टर को हरा सका। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन एक साधारण गोदाम में काम करने वाला लड़का क्या जवाब देता, जिसने किसी तरह अपनी जान बचाई थी। लड़की उसकी क्षमताओं को लेकर उत्सुक थी। उसने उसका हाथ मांगा, लेकिन पार्क समझ नहीं पाया कि वह किस क्षमता की बात कर रही है। वह तो बस अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। लड़की ने उसके हाथ को अपनी दिशा में सीधा करवाया, मानो वह खुद से हिल रहा हो। वह ध्यान से उसके हाथ को देखने लगी, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके अंदर क्या है। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर चौंक गई। उसके अंदर न तो स्वर्गीय शरीर था, न मानव शरीर, बस एक गलत शरीर। उसे उस लड़के पर दया आई, लेकिन वह शहर में कोई विनाश फैलने नहीं देना चाहती थी। उसने तुरंत फैसला किया, उसे खत्म करना होगा। उसने हाथ उठाया और ऊर्जा इकट्ठा करने लगी ताकि उसे नष्ट कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, लड़के ने उसकी ओर देखा और हार मानने लगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, भले ही उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह अब खतरे में है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस औरत को कैसे धन्यवाद दे, लेकिन वो कुछ अजीब कर रही थी। उसने अपने हाथ में एक एनर्जी लेयर बना ली थी। उसे लगा कि बातें बेकार है। उसने अपने उंगली से वह ऊर्जा गोला पार्क की ओर फेंक दिया। वह ऊर्जा गेंद सीधी उसके मुंह में जा घुसी। उसने उसे निगल लिया। उसके शरीर में कुछ भारी और कड़वा महसूस हुआ, जैसे कोई जहरीला पदार्थ उसके अंदर जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, जितना मुझे इसे बनाने में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, इससे चैनल ग्रो करने में मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे कंटेंट लाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके थॉट्स पढ़ना बहुत पसंद है। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे वीडियोस और सोशल मीडिया लिंक्स भी है, देख सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक ऑसम बने रहिए और वीडियो में मिलते हैं। बाय। उसका शरीर बिजली की तरह कांपने लगा, जैसे उसे करंट लग गया हो। जब उसने पूछा कि ये क्या है और मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, लड़की ने शांत स्वर में कहा, ये दवा है। तुम्हारी शक्ति को दबाने के लिए यह तकनीक आमतौर पर उन डेमोन पर इस्तेमाल की जाती है जिन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन लड़की को लगा कि यही तरीका है जिससे वह पार्क की जान बचा सकती है, क्योंकि उसके अंदर की अस्थिर शक्ति उसके साथ साथ औरों की जिंदगी भी खत्म कर सकती थी। अभी तुम्हें दर्द होगा, लेकिन यही बेहतर है। यह कहकर वह पार्क की तरफ पीठ घुमाकर चली गई। उसके मन में बस यही विचार था, अगर किस्मत ने चाहा तो वे फिर मिलेंगे। जब लड़के ने कहा, रुको, मुझे बताओ कि क्या हुआ,
तब भी लड़की ने कुछ नहीं कहा और गायब हो गई। पार्क फटी सड़क पर गिर पड़ा, सांस लेने की कोशिश करता हुआ। उस जहरीले वार के बाद उसने मेरे साथ क्या किया? कौन सी दवा दी? और ये गलत शरीर से उसका क्या मतलब था? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगे। लेकिन उसे यह भी खटक रहा था कि उसने कहा उसकी क्षमताएं असामान्य हैं। इसने उसे सोचने का मौका दिया और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह इस पूरी घटना पर हल्का सा हंसा, मानो किसी रहस्यमय खेल का हिस्सा हो। उसने एक पैर पर खड़े होकर संतुलन बनाया। अगर उसकी क्षमताएं होतीं तो शायद वह जमीन से उठ भी न पाता। बिखरी हुई दवाइयों के बीच उसने पास पड़ी विटामिन की बोतल उठाई। उसने ढक्कन दांतों से खोला और दवा पी ली। पीते ही उसे कुछ राहत महसूस हुई। वह जानता था कि यह पदार्थ उसके शरीर को जीवित रखता है। इसमें एल्डर और रोमेनियम पेड़ों के अर्क थे जो लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते थे। कुछ समय में उसका शरीर धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने ऐसे और कई ड्रिंक इकट्ठे किए और घर ले जाकर एक के बाद एक पीता गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हैंगओवर ड्रिंक इतने असरदार होंगे। लेकिन उस भयंकर लड़ाई के बाद जब उसने अपने शरीर को देखा तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की की बात याद करते हुए, विनाश का संकेत, उसे लगा कि उसने जो दवा दी थी उसका असर जरूर हुआ है। कमरे में चारों तरफ फैले नकारात्मक माहौल को देखकर उसने सोचा कि अब यहां से निकलकर अपनी मां के पास जाना चाहिए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला और मोबाइल उठाया, उसका दिल दहल गया। एक इमरजेंसी वार्निंग आई थी, अन्य मॉन्स्टर करीब आ रहे हैं। उसने नोटिफिकेशन खोला और पढ़कर सन रह गया। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आदेश था, घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। साथ में एक ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी था। उसने देखा कि ऐप का नाम 2 स्टार स्पेशल इवेंट था। डिजाइन बहुत खराब था, पर शायद ये असली अलर्ट था, ठगों का नहीं। उसने तुरंत अपनी आईडी स्कैन की। स्क्रीन पर लिखा आया, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, और उसे ऐप के मुख्य पेज पर भेज दिया गया। अचानक उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी, रंग बदलने लगे, सब कुछ घूमने लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर मैंने कौन सी दवा ली थी? उसने खुद से कहा। उसने पास पड़ी एक एनर्जी ड्रिंक उठाई और एक ही घूंट में पी गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने एक सिस्टम विंडो उभर आई है। अजीब चिन्ह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। तभी उसने ऊपर देखा, एक पीला विंडो चमक रहा था, जिसमें लिखा था, रिजल्ट्स ऑफ परनाल्स टेस्ट। वह चौंक गया, ये कौन सा टेस्ट है? लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। और आखिर अपोकैलिप्स के बीच एक दिलचस्प मंगा जैसी कहानी पढ़ने से बेहतर क्या हो सकता है? तो अगर आपको भी जानना है आगे क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस मास्टरपीस को देखना जारी रखो, द ब्लू सीयर। जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे ब्लू नथिंग कहा जाता है, और यह दिखने में किसी पेड़ जैसा लगता है। इसके केंद्र में एक ऐसा पानी होता है जिसमें नीली ऊर्जा, ब्लू एनर्जी, होती है। ऊर्जा वाले सभी औषधियों में से यह दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधियों में से एक मानी जाती है। लेकिन इसका पार्क कैनल के टेस्ट से क्या संबंध है? युवक यह संदेश देखकर हैरान रह गया और अधिक जानना चाहता था। अचानक उसके पेट में दर्द उठा जिससे वह बेचैन हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उल्टी करने लगा। केमिकल एम्प्टी ब्लू एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। एम्प्टी ब्लू एनर्जी वही तत्व था जो उस दवाई में मौजूद था जो हनील ने ली थी। हालांकि हैंगओवर ड्रिंक ने उस दवाई के जहरीले असर को तो निष्क्रिय कर दिया, लेकिन ब्लू एनर्जी का प्रभाव अब भी बाकी था। कैनल के शरीर ने एक अजीब प्रतिक्रिया दिखाई। जहरीले असर से उसका शरीर बहुत गर्म हो गया था और वह सीने को पकड़े बैठा था। वह खुद को बहुत बुरा महसूस कर रहा था और बुखार उतरने का इंतजार कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह जहर से प्रभावित हुआ हो, पर समझ नहीं पा रहा था कि असल में उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी उसे इससे गुजरना था। उसने कमरे में इधर-उधर चलकर आरामदायक जगह खोजी और कुछ देर बाद बैठ गया। उसने अपने हाथों को जोड़ा और ध्यान करने वाले साधु की तरह पद्मासन में बैठ गया। हानिल को यह मुद्रा याद आई। उसने मार्शल आर्ट्स फिल्मों में लोगों को इसी तरह ध्यान करते देखा था। 5 मिनट बैठने के बाद उसने पाया कि यह मुद्रा बेहद आरामदायक थी।
बुखार कम करने के लिए उसने निश्चय किया कि वह इसी स्थिति में बैठा रहेगा जब तक ठीक महसूस न करे। उसकी आंखों के सामने जो सिस्टम की विंडो थी, उसमें दिख रहा था कि उसका शरीर रॉन्ग है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार सब कुछ सामान्य था। रिपोर्ट में दिखा कि उसका स्पिरिचुअल बॉडी तैयार हो चुका है। मुख्य विशेषता यह थी कि पेड़ उसके शरीर को ऊर्जा से पोषण दे रहा था। उसे याद आया कि ऑक्स के साथ युद्ध के दौरान जिस महिला से वह मिला था, उसने जो दवाई दी थी वह अस्थिर थी। अब जब उसने अपने शरीर की इस खासियत को महसूस किया, तो सोचा, इसका क्या मतलब है कि पेड़ उसकी ऊर्जा को पोषित कर रहा है। थोड़ी देर बाद जहर का असर खत्म हो गया और लड़का राहत महसूस करने लगा। शायद यह सारी प्रक्रिया तब हुई जब वह जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। हानिल के लिए यह बहुत राहत की बात थी। अगर उसका शरीर अलग होता तो शायद वह मर जाता। फिर उसकी बाईं ओर एक और ब्लू विंडो उभरने लगी। उसमें उसने कोरियाई राष्ट्रपति को देश को संबोधित करते देखा। राष्ट्रपति अपने लोगों से सच्चाई साझा करना चाहते थे और तुरंत बोला शुरू किया। उन्होंने बताया कि सभी की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाने वाले हैं। अगर इस दुनिया का विस्तार से वर्णन किया जाए तो 10,000 साल पहले यह दुनिया आज से कहीं ज्यादा रोमांचक थी। मॉन्स्टर्स नामक जीव स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर घूमते थे और उस पर शासन करते थे। अन्य आकाशगंगाओं के जीव भी इस दुनिया में आते रहते थे। इंसान जीवित रहने की कगार पर थे। उन्हें मारा जाता और बेकार चीजों की तरह फेंक दिया जाता। लेकिन इस अराजकता के बीच कुछ चुनिंदा लोगों को असाधारण शक्तियां मिलीं, ऐसी शक्तियां जो पहले किसी के पास नहीं थीं। इन शक्तियों ने उन्हें लंबी आयु और शक्तिशाली दानवों से लड़ने की क्षमता दी। इंसान मॉन्स्टर्स के स्तर तक उठ गए और यह एक नए युग की शुरुआत थी जहां हर कोई शक्ति प्राप्त कर सकता था। बाद में इन्हें सेंस कहा गया। जब स्वर्ग के द्वार बंद करने की आवश्यकता आई, तब सेंस ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि मानवता फल फूल सके। उनके बलिदान के कारण मनुष्य उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ पाए। समय के साथ सेंस की कहानियां मिथक और किंवदंती बन गईं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। कोई नहीं जानता कि यह सब सच है या नहीं, लेकिन इतिहास यही बताता आया है। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि सभी सेंस अब अपने निर्धारित क्षेत्रों में गश्त करेंगे और नागरिकों की रक्षा करेंगे। इन लोगों की शक्तियों की जांच हो चुकी है और यदि आवश्यकता हुई तो वे बल का प्रयोग करने के अधिकारी होंगे। राष्ट्रपति का भाषण समाप्त हुआ, लेकिन लड़के के सामने बहुत सी नई जानकारी प्रकट हो रही थी। उसने उन विंडो पर क्लिक किया और पाया कि यह सब उसके शरीर, स्किल्स और क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। कई नई विंडोज खुल गईं और उनमें उसकी क्षमताओं के आंकड़े दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि उसकी शक्तियां अनोखी है। उसके पास अपर, मिडिल और लोअर कोर्स थे, जो उसकी मुख्य शक्ति का आधार थे। वह इन जगहों पर गर्माहट महसूस कर सकता था क्योंकि उसकी मुद्रा ऊर्जा के प्रवाह के लिए उपयुक्त थी। वर्षों के अभ्यास के बाद कम से कम एक बिंदु पर यह गर्मी महसूस हो सकती है। जब तीनों बिंदु गर्म होने लगे, तब अर्थ मेथड से प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। अर्थ मेथड का अर्थ है विशेष ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी श्वसन विधियां। यह जानकारी पाकर लड़के को एहसास हुआ कि उसे इस मुद्रा में सांस लेने का अभ्यास करना होगा। उसने सोचा, कल तक मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता था और आज होली ब्रेथ टेक्निक का अभ्यास कर रहा हूं। वह बार बार इस विधि को दोहराने लगा, अपने फेफड़ों को हवा से भरकर धीरे धीरे छोड़ते हुए। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो पाया कि यह जितना कठिन लगा था उतना नहीं है। वह देखना चाहता था कि उसका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। भले ही उसका शरीर स्पिरिचुअल हो, इन बिंदुओं पर गर्मी महसूस करने में समय लगता है। कुछ लोगों को महीनों या सालों तक लग सकता है। यह उनकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। पर्याप्त अभ्यास से वह इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, चाहे तुरंत न भी हो। उसी क्षण हानिल ने नए प्रकार के सेंट बनने की दिशा में पहला कदम उठा लिया। जब उसने फिर आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। उसका पूरा कमरा पेड़ों से ढक चुका था। दीवारों की दरारों से शाखाएं और जड़ें निकल आई थीं। जार और वस्तुएं बेलों में लिपट चुकी थीं। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। वह सांस की साधना में इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कितना समय बीत गया और सब कुछ हरियाली में बदल गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने खुद को झाड़ा और हल्का महसूस किया। वो जरे। वह अपने फोन की ओर देखना चाहता था, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने सिर घुमाकर 360 डिग्री तक आसपास देखा
शायद कोई घड़ी मिले। दीवार पर एक घड़ी देखकर उसने महीना और तारीख पर नजर डाली और हैरान रह गया। यह 22 जून थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह लगभग 100 दिनों तक इस अवस्था में था। हाँ, लगभग 100 दिन पहले उसने ध्यान लगाना शुरू किया था और अब जाकर वह उस ध्यानावस्था से बाहर आया था। इस दौरान उसके कमरे में घास उगाई थी, लेकिन अब कुछ करना जरूरी था, इसलिए पार्क ने नहाने का फैसला किया। सौभाग्य से यह कम से कम ठीक से हो गया। हालांकि उसकी स्थिति अजीब थी। इतने लंबे ध्यान के बाद भी उसे न थकान महसूस हुई न भूख। उसका शरीर कमजोर नहीं हुआ था, मांसपेशियां भी जस की तस थीं, मानो उसने कभी विश्राम ही न किया हो। उसने फोन को पावर बैंक से जोड़ा। 100 दिन बीत चुके थे। अब तक तो बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जानी चाहिए थी। अब वह जान सकता था कि इस दौरान दुनिया में क्या हुआ। बाहर झांककर उसने एक अजीब दृश्य देखा। पूरे शहर के ऊपर एक विशाल मुहर जैसी गोल गुंबदनुमा बाधा बैरियर बनी हुई थी। समय समय पर उसके भीतर से फनल जैसे छेद बनते थे जिनसे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते थे। यह इलाका बेहद खतरनाक था, लेकिन वह यहां से नहीं निकल सका क्योंकि निकासी इवैक्यूएशन का कोई तरीका नहीं था। खिड़की से फिर झांकते ही उसने एक विशाल दैत्य की परछाई देखी। जमीन उसके पैरों तले हिल रही थी। वह दानव शहर में इधर उधर घूम रहा था। उसकी गरज से पूरा इलाका कांप उठा। हर जगह चीखें और दहाड़े सुनाई दे रही थीं। स्पष्ट था कि यहां रहना मौत को दावत देने जैसा है। पार्क नीचे झांकता है और देखता है कि नीचे सिर्फ एक नहीं, बल्कि सैकड़ों राक्षस घूम रहे हैं, खून के प्यासे, डरावने आकारों वाले। वह समझ गया कि उसे यहां से तुरंत निकलना होगा, लेकिन निकलना आसान नहीं था। कोई उसे बचाने नहीं आने वाला था और नहीं नेटवर्क काम कर रहा था। उसने फिर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को याद किया। उसने 100 दिनों तक पद्मासन में बैठकर सांस का अभ्यास किया था। शायद यह कोई खास ध्यान विधि थी, पर उसे तब इसका अंदाजा नहीं था। उसने अपनी एबिलिटी विंडो खोली, लेकिन सिस्टम ने बताया कि वह नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, इसलिए जरूरी फंक्शन काम नहीं करेंगे। उसने पेड़ों से भरे कमरे में जानकारी खोजनी शुरू की, पर कोई डेटा नहीं मिला। बस उसका प्रोफाइल दिखाई दे रहा था। लेकिन अब उसके प्रोफाइल में कुछ बदला हुआ था। उसमें 2 नए मैस्कट कॉपीज जुड़ गए थे। जिज्ञासा में उसने उस पर क्लिक किया। जानकारी में लिखा था कि मैस्कॉट्स उपयोगी होते हैं और उन्हें सपोर्टर्स और रैंक के अनुसार दिया जाता है। 9 रैंक होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट स्पेस मैजिक से जुड़ा ताबीज टैलिस्मान उंगली पर लगाया जाता है। फिर सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उंगली के सिरे पर फोकस करना होता है। उसे यह आसान लगा, लेकिन जब उसने कोशिश की तो एहसास हुआ कि यह उतना सरल नहीं है। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पैर जमीन पर मारा, ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। अचानक उसका शरीर बिजली जैसी गति से चल पड़ा और वह दीवार से जा टकराया। जोरदार टक्कर से गिरते ही उसे एहसास हुआ, यह ट्रैक स्पेस मैजिक सच में असली है। नाक पकड़ते हुए उसने समझा कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगला कार्ड वेट ट्रांसफर की शक्ति देता था, जिससे वह भारी चीजों को आसानी से हिला सकता था। दूसरा कार्ड लड़ाई में मददगार था, जिससे उसकी गति और प्रतिक्रिया रिएक्शन बिजली जैसी तेज हो जाती थी। जानकारी देखकर उसने तय किया कि इन सभी क्षमताओं को वह छत पर जाकर आजमाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि रोशनी देखकर मॉन्स्टर्स उस तक पहुंच सकते थे। फिर भी उसने जोखिम उठाने का निश्चय किया, ताकि वह इस श्रापित जगह से भाग सके। उसे याद आया कि उसने पहले एक विंडो में ब्रीदिंग टेक्निक कॉपी की थी। जिज्ञासा से उसने इसे ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह प्रशिक्षण 1 से 10 स्टार तक चलता है और 5वें स्टार के बाद ट्री एबिलिटी सक्रिय हो जाती है। जितनी ज्यादा ट्री एनर्जी और अनुभव, उतना ऊंचा स्तर। लेकिन हर स्टार पाने में 10 साल लगेंगे, यह सोचकर वह हंस पड़ा। अगर हर स्टार में 10 साल लगेंगे तो मैं तो मरने तक सांस ही लेता रहूंगा, उसने मजाक में सोचा। फिर भी उसके पास कुछ स्टार पहले से थे। उसने ऊर्जा इकट्ठा करनी शुरू की। अपने स्तर को मापने के लिए उसे दोनों हाथों में ऊर्जा छोड़नी थी और बाएं हाथ को सीधा करना था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी बाह पर ऊर्जा की चमकदार हरी रिंग्स उभर आईं, जो उसके स्तर का प्रतीक थीं। उसी वक्त, जब वह ध्यान में मग्न था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। किसी अयोग्य प्राणी
ने उसके अपार्टमेंट में प्रवेश कर लिया था। वह कमरे के फर्श पर घूम रहा था और तभी उसने देखा कि एक विशाल बाघ जैसी मॉन्स्टर उसी मंजिल पर है। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। वह शिकार के मूड में था। सोचने का समय नहीं था। पार्क ने तुरंत आसपास कुछ ढूंढना शुरू किया। तभी किसी चमत्कार की तरह उसे वही चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। मगर उसी वक्त दीवार के छेद से राक्षस की गरज सुनाई दी। उसने पार्क को देख लिया था और पलक झपकते ही उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने एक झटके में लड़के के कंधे को पंजे से पकड़ लिया और खिलौने की तरह दबाने लगा। लड़के के चेहरे से खून बहने लगा। वह तड़प उठा। ऐसा लग रहा था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन तभी उसे चीन में प्रसिद्ध एक तकनीक याद आई, एब्जॉर्प्शन मेथड। यह तरीका संपर्क के पल में दैत्य की लाइफ फोर्स को खींच लेता है। उसी क्षण जब उसने अपना दाहिना हाथ उस दैत्य पर रखा, उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ वैसा ही हो रहा है। ऊर्जा उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगी थी। उसने उस मॉन्स्टर को छुआ, उम्मीद करते हुए कि शायद इससे मदद मिलेगी। उसने प्लांटिंग स्प्राउट आर्ट एक्टिवेट किया और मॉन्स्टर पर हमला करके उसके मुंह को अपने कंधे से अलग कर दिया। उसने उस शापित जीव को दूर फेंक दिया ताकि वो उसे फिर से न काट सके। उसे अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति महसूस हुई। उसका शरीर हरे आभा, ग्रीन ऑयरा से भर गया था और वो एक ऊर्जावान अवस्था में था जो उसे अद्भुत काम करने की अनुमति दे रही थी। हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके कंधे पर घाव गहरा था, लेकिन एक उपयोगी स्किल की वजह से वो बच गया। अचानक उसकी आंखों से शक्ति पूरे शरीर में भरने लगी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में हो। ऊर्जा के पोषक तत्वों का उपयोग करते हुए उसने अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति का उछाल महसूस किया, इतना कि वो एक घुटने के बल झुक गया। उसकी ऊर्जा ने मॉन्स्टर की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके उपयोगी तत्वों में बदल दिया। मांसपेशियां मजबूत हुईं, रक्त निर्माण बेहतर हुआ और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ी। मॉन्स्टर की ऊर्जा एब्जॉर्ब करने के बाद उसके आसपास कुछ अद्भुत होने लगा। वो हरे प्रकाश से चमकने लगा और उसके शरीर से निकलती शक्ति पूरे कमरे में फैल गई। अपने हाथ को देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। उसके शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा थी। उसकी नर्व्स रिस्टोर हो चुकी थीं, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर की लाइफ एनर्जी को ले लिया था। अपने हाथों की शक्ति महसूस करते हुए उसे लगा कि अब वो वाइंडिंग वाइन जैसी आर्ट आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। उसने देखा कि जिस जगह मॉन्स्टर पड़ा था वहां से घास और पेड़ पौधे उगने लगे। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसने उन स्प्राउट्स को खींचकर अपने बैग में रख लिया, सोचते हुए कि भविष्य में ये काम आएंगे। वह जानता था कि एक स्प्राउट को केवल एक दुश्मन पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मॉन्स्टर की ऊर्जा एब्जॉर्ब करने से पहले वो नष्ट हो जाए, तो बेहतर होगा कि बहुत सारे दुश्मनों से सामना ही न किया जाए। अपने आंकड़ों को देखते हुए उसने तय किया कि उसे तब तक टिके रहना है जब तक बचाव दल नहीं पहुंचता। तभी एक और भूखा मॉन्स्टर कमरे में घुस आया और उस पर हमला कर दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अपने कुहनी से उस क्रीचर के मुंह को रोका जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ अब आमो जैसा बन चुका था। उसने लेयरिंग आर्ट का इस्तेमाल किया और अपनी हरी आभा से चमकती बाह से एक जोरदार मुक्का मारा। वो वार इतना शक्तिशाली था कि मॉन्स्टर बेहोश होकर गिर पड़ा। बिना समय गवाए वो आगे भागा। उसे तेजी से बाहर निकलकर मदद बुलानी थी। पूरी इमारत में क्रीचर्स भरे पड़े थे, जो बस किसी के फंसने का इंतजार कर रहे थे। ये भयानक दृश्य देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन रुकने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारने लगा, लेकिन वे हर तरफ से आ रहे थे। एक क्रीचर ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन पाक ने खुद को छुड़ा लिया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा कि मॉन्स्टर्स की संख्या खत्म ही नहीं हो रही। आखिरकार उसने छत का दरवाजा लात मारकर खोला और ऊपर पहुंच गया। थकान और धूल से खांसते हुए उसने सामने देखा। एक विशाल मॉन्स्टर छत पर खड़ा था, जिसकी 3 आंखें सीधे उसे देख रही थीं। नीचे और सड़क पर भी क्रीचर्स उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वो लगभग पागल होने को था, लेकिन उसने ठान लिया, अब या कभी नहीं। उसने ट्विस्टिंग वर्ल्ड एक्टिवेट किया और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसने एक कार्ड उठाया जो उसकी हथेली के ऊपर चमक उठा और चारों ओर रोशनी फैला दी। उस प्रकाश से मॉन्स्टर्स अंधे हो गए और दर्द से चिल्लाने लगे। ये प्रकाश आसमान तक उठ गया और सभी क्रीचर्स भागने लगे। पाक बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई दी, हम बाहर है। उसे उम्मीद जगी कि बचाव दल आ गया है।
वो चिल्लाया कि मैं यहाँ हूँ। तभी उसने हवा में उड़ते हुए एक आदमी को देखा जिसकी ऑरा अजीब थी। वो हवा में उड़ते हुए पाक के पास आया और बोला, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास उड़ने या कूदने का ताबीज क्यों नहीं है? पाक ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं। शुरुआत में सिर्फ 3 टैलिस्मान्स मिले थे। उस उड़ते हुए टाओइस्ट ने कहा कि यह बहाने बनाने की जगह नहीं है, और उसने पाक की ओर हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर ने उस टाओइस्ट पर हमला किया, लेकिन टाओइस्ट बिना डरे अपने हाथों के चारों ओर एनर्जी बॉल्स इकट्ठा करने लगा। हजारों एनर्जी बॉल से बना एक जबरदस्त वार मॉन्स्टर के चेहरे पर पड़ा और वो गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। टाओइस्ट ने पाक से कहा, अब समय मत गवाओ, और उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया। उड़ते हुए टाओइस्ट ने पूछा कि ऐसे लोग इस खतरनाक क्षेत्र में क्यों भटकते हैं और अपनी जिंदगी को क्यों नहीं समझते। पाक ने बस थैंक यू कहा और दोनों एक प्रोटेक्टिव बैरियर पार कर गए। अब उसका फोन सिग्नल पकड़ने लगा। उसने मैसेंजर खोला। 100 से ज्यादा मैसेजेस अनरेड थे। 100 दिन बीत चुके थे। वह बहुत खुश था कि अब वह सुरक्षित है। उसने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि वह ठीक है, बस गायब हो गया था लेकिन अब वापस आ गया है। पुलिस ऑफिसर ने उसे चाय दी और बातचीत शुरू की। तभी एक यूनिफॉर्म वाला आदमी कमरे में घुस आया। वही था हनील, जो यूनिट कमांडर चाहू जून का छात्र था। उसने तुरंत ऑफिसर को कमरे से निकलने का आदेश दिया। फिर कमांडर ने पाक से पूछा, क्या तुमने डिवाइन डॉग खोलने से पहले कोई टेक्निक सीखी थी? पाक ने कहा नहीं। कमांडर ने बताया कि उसने अपने टीचर को जगा दिया है, जो 15 साल से सो रहा था। उसने पाक को टैबलेट पर एक सिस्टम दिखाया, जिसमें असेंडिंग शब्द लिखा था। कमांडर ने समझाया कि कुल 9 सेंट रैंक्स होते हैं: असेंडिंग, हाई, ग्रेट, मिस्टिकल, सेलेस्टियल, फॉलन, एमिनेंट, डिवाइन और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल सबसे ऊंचा रैंक है। अधिकांश जागृत लोग डिसाइपल होते हैं, जिन्हें सेंट्स नहीं कहा जा सकता। उनकी दुनिया में उम्र और जाति मायने नहीं रखती। जो अप्रेंटिसशिप पास करता है, वो एल्डर बनता है, बाकी जूनियर्स कहलाते हैं। कमांडर के शब्द सुनकर पाक सोच में पड़ गया कि अगर असेंडिंग लो रैंक है, तो कमांडर का रैंक क्या होगा? पुलिसमैन गुस्से में आ गया और बोला कि अगर वो स्पिरिचुअल बॉडी के साथ पैदा हुआ है, तो उसे अपने एल्डर्स की निगरानी में रहना चाहिए। लेकिन जब उसने पाक की प्रोफाइल देखी, तो दंग रह गया। पाक का रैंक उससे कहीं ऊंचा था। इससे हंसते हुए पाक बोला कि अब जूनियर को अपने सीनियर की सेवा करनी चाहिए। इस बीच ग्रैंड मास्टर को पता चला कि उसका डिसाइपल किसी स्काउंड्रल के सामने झुक गया है। वो गुस्से में मेज पर हाथ मारता है और कहता है कि उसके डिसाइपल का शरीर वुड एलिमेंट वाला है। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। उनकी ट्रेनिंग स्पीड तेज होती है, लेकिन वे दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते। मास्टर ने बताया कि ऐसे शरीर वाले लोग अक्सर नेचर की ताकत से जुड़े होते हैं। उसने अपने डिसाइपल को चेतावनी दी कि वो अपनी ट्रेनिंग मेथड के बारे में किसी को कुछ न बताए। बाद में पाक अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठकर टी पीते हुए डेटा एनालाइज करता है। सरकार के अनुसार अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसके पास रॉन्ग बॉडी हो, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल टेस्ट्स में फेल हुए उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। पाक की बॉडी भी स्पिरिचुअल थी, हेवनली, अर्थली या ह्यूमन जैसी, लेकिन रेयर और अनप्रेडिक्टेबल। सेंट्स ने इन मॉन्स्टर्स से लड़कर मानवता को बचाया था, और अब उनकी कहानी सिर्फ लेजेंड्स में रह गई थी। चाय का एक और घूंट पीते हुए उसने महसूस किया कि उसके अंदर दवा और ऊर्जा दोनों असर कर रहे हैं, और अब वो जानना चाहता था कि उसके अंदर की ये नई शक्ति स्टारवाइंड आखिर है क्या। और इस स्वाद को पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश करते हुए उसने नीले गोले के बारे में सोचा। टेस्ट में उसे अर्थली बॉडी का परिणाम मिला। उसे नहीं पता था कि उस ड्रग का असर कितनी देर तक रहता है, और जब उसने वैसा ही असर देने वाली कोई दूसरी चीज खोजने की कोशिश की, तो उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस बारे में कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं थी। शायद आम इंसानों के लिए ऐसी जानकारी तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। अपने कमरे में बैठा वह तरह तरह के विचारों में उलझ गया। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और उसने उसे सर्च इंजन में डालना शुरू किया। उसने खरीदने के लिए दवाइयाँ सर्च किया। उनमें से एक दवा ऐसी थी जिसमें 3 पोषक तत्व थे: वीक निकोटीन, कैफीन और अल्कोहल। उस युवक को इस दवा में दिलचस्पी हुई और वह इसके बारे में और जानना चाहता था। तभी उसे वो पल याद आया जब उसने जिस राक्षस को मारा था, उसके शरीर से अजीब से स्प्राउट्स निकले थे।
यह याद आते ही उसे एहसास हुआ कि वे बीज थे। उसने बैग से वे बीज निकाले और अपने सामने रखे। उसे याद आया कि उसने ये बीज उस बीस्ट से पाए थे जिससे वह अपार्टमेंट में लड़ा था। शायद ऐसा होना आम बात थी, लेकिन ये बीज बेहद अजीब दिख रहे थे और इनके बारे में कोई जानकारी या तस्वीर कहीं नहीं थी। उसने एक फोरम पर एक एनोनिमस पोस्ट देखी जिसमें किसी ने ऐसे ही बीजों का जिक्र किया था। वहां इन बीजों का नाम बताया गया था, पर्गेटरी ग्रास। कहा गया था कि ये बीज किताब में बताए गए बीजों जैसे ही दिखते हैं, इसलिए उस व्यक्ति ने यह जानकारी साझा की थी। पर्गेटरी हर्ब्स नदी एस्टीवाईएक्स के पास उगती है। इनके कच्चे बीज खाने से मिचली आती है, लेकिन इन्हें एब्जॉर्ब करने से ऊर्जा मिलती है। हालांकि इनके अंकुरन में बहुत समय लगता है और यह कठिन प्रक्रिया है। यह जानकारी युवक के लिए बहुत दिलचस्प थी क्योंकि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके बीज तो पहले ही अंकुरित हो चुके हैं। उसे याद आया कि जब वह राक्षस से लड़ा था तो क्या उसने ही उन्हें अंकुरित कर दिया था। उसने उन बीजों पर प्रयोग करने का सोचा जो अभी तक नहीं उगे थे। उसने उन्हें हाथ में लिया और सोलर वाइन ब्रीदिंग टेक्निक का प्रयोग करके उन्हें अंकुरित करने की कोशिश करने का निर्णय लिया। अगर वे उसकी शक्ति से अंकुरित हो जाते तो यह बहुत दिलचस्प होता। उसने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की, अंदर से खुद को शांत किया और अपनी शक्ति को केंद्रित किया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उसकी हाथ से चमकदार रोशनी निकल रही थी और वे बीज अविश्वसनीय ढंग से अंकुरित हो चुके थे। कुछ ही मिनटों में यह चमत्कार हो गया। कुछ घंटों बाद पुलिस वाले उस लड़के के कमरे में जांच करने आए और हमेशा की तरह धूमधाम से अंदर घुसे। वे पार्क की तलाश में थे लेकिन उसे कमरे में नहीं पाया क्योंकि वह खाली था। सारे कमरे और लॉकर चेक करने के बाद उन्हें लगा कि पार्क भाग गया है, लेकिन इस इलाके में वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। उसके सामान की तलाशी में यह स्पष्ट हुआ कि उसने कुछ भी नहीं चुराया था। जब पुलिस वाले ने फ्रिज खोला तो उसे अंदर कुछ अजीब दिखा। एक प्लास्टिक फिल्म के नीचे कुछ पीचेस रखे थे, शायद दुकान से चुराए गए। शाम के समय वह युवक पार्क पहुंचा। उसने एक आड़ू की गुठली ली, मिट्टी में लगाई और अपनी ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग करके ऊर्जा इकट्ठा करने लगा। उसकी ऊर्जा उस जगह को घेरने लगी। जब उसने आंखें खोलीं तो जो नजारा देखा वह और भी चमत्कारी था। कुछ ही मिनटों में उस छोटे से बीज से पूरा पेड़ उगाया था। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी शक्ति महसूस नहीं की थी। सिर्फ 2 घंटे की ब्रीदिंग टेक्निक से पौधे इतने तेजी और मजबूती से बढ़ गए थे कि यह अविश्वसनीय था। अब उसे एहसास हुआ कि इस तकनीक की मदद से वह अपने आसपास की हर चीज से ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है। जैसा उसने सोचा था, सोलर वाइन में पौधों को उगाने की क्षमता थी। अगर वह इसी तकनीक से जड़ी बूटियां उगा सके और शरीर पर इसका कोई बुरा असर न पड़े तो यह उसके लिए शानदार होगा। उसने अपने ब्रीफकेस की ओर देखा और सोचा कि उसे अभी प्रयोग करना चाहिए। जगह उपयुक्त थी और अगर कोई असर हुआ तो वह उसे संभाल लेगा। उसने पर्गेटरी हर्ब का एक अंकुर अपने मुंह में रखा और वह पदार्थ असर दिखाने लगा। उसकी ऑरा लाल ऊर्जा से चमकने लगी, जो नीले गोले से उठती गर्मी के साथ पूरे वातावरण में फैल गई। उसे एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो लगा जैसे उसका सिर पिघल रहा हो। यह तरीका काम नहीं आया। उसने एक और तरीका आजमाया, लेकिन फिर भी नतीजा वही रहा। उसने महसूस किया कि ज्यादातर ऊर्जा उसके निचले पेट में ही ठहर जाती है। उसने सोचा शायद जब नीला गोला और शक्तिशाली दवा बनेगा तब असर बेहतर होगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पोकेमोन को ढूंढने के लिए पूरे शहर में दौड़ रहा हो। फिर भी उसे दोबारा कोशिश करनी होगी। कौन जानता है, शायद कुछ बदल जाए। वह फिर बैठ गया। उसकी आंखें लाल ऊर्जा से चमक उठीं। उसने अपने हाथ फैलाए और उसमें फैली अनंत शक्ति को महसूस किया। वह शक्ति उसके शरीर में ऐसे धड़क रही थी जैसे कोई गर्म चीज अंदर समा गई हो। और फोरम पर पढ़े संदेश को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि यह वही है जिसके बारे में वहां लिखा था। अगर इन एनर्जी की जानकारी सच है तो यह अनुभव उसी का प्रमाण था। और पर्गेटरी हर्ब ये नेचर की होती है, जबकि खाली गोले का स्वभाव वुड एलिमेंट का है। अगर सोलर वाइन टेक्निक लकड़ी की ऊर्जा उत्पन्न करती है तो इसका मतलब है कि उसे अब इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखी तो जीवन ऊर्जा के असंतुलन के कारण उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, जैसा कि उस समय हुआ था। लेकिन किसी भी स्थिति में यह बात कुछ चीजों को आसान बनाती है। दक्षता थोड़ी घटती है,
लेकिन शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता लगभग 15 यूनिट बढ़ जाती है। वह एक लॉन की ओर बढ़ा जहां एक पेड़ असाधारण रूप से बढ़ गया था। उस पेड़ से ची एनर्जी निकल रही थी। लड़का पेड़ के पास गया, उसने हाथ जमीन में घुसाया और सोलर वाइन के नियमों के अनुसार पूरे पेड़ को बाहर निकाल लिया। वह प्रयोग जारी रखना चाहता था, लेकिन तभी उसके फोन पर जोरदार आवाज के साथ एक कॉल आई जिसने उसे चौंका दिया। उसने जब इमरजेंसी मैसेज खोला तो सोचा, अब क्या मुसीबत आ गई। संदेश में चेतावनी दी गई थी कि यह लेवल 2 डिजास्टर है। पश्चिमी सागर के ड्रैगन किंग के पुत्र यानी यंग मास्टर की आज मृत्यु हो गई है। इसके कारण पूरा हारिवर इलाका और पश्चिमी तटबार में डूब जाएगा। सभी लोग तुरंत इलाके से निकल जाए और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक रिचुअल समाप्त नहीं हो जाता। आसपास के लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। पार्क और उसके आसपास के लोग यह संदेश देर से पाने के कारण पहले ही खतरे में थे। लेवल 2 डिजास्टर कोई मामूली बात नहीं थी। जब वे शेल्टर की ओर बढ़े और दरवाजे बंद होने लगे, तभी बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। भय से ऊपर देखते हुए उसने देखा कि आसमान से कीड़े, वॉर्म्स, गिर रहे हैं। उनका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन डरने की बात यह थी कि वे असल में शुगर वॉर्म्स थे, मतलब मीठे पदार्थ से बने। फिर भी लोग उन्हें छूने से डर रहे थे, कहीं कोई साइड इफेक्ट न हो जाए। सब लोग शेल्टर में तब तक छिपे रहे जब तक यह अजीब बारिश खत्म नहीं हो गई, क्योंकि हर शेल्टर पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ था। पार्क खुश था कि वह इन लोगों के साथ अंदर आ गया, लेकिन तभी उसने बाहर से चीखें सुनी, मदद करो। सड़क पर अब असली राक्षस नजर आने लगे थे। वे उन कीड़ों को जमा कर रहे थे, जैसे कोई खाद इकट्ठा करता है। उनमें से एक विशालकाय बर्ड मॉन्स्टर एक महिला पर झपटा जो अपने कुत्ते को पकड़े खड़ी थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कोई नहीं आया। उस राक्षस ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसकी शिकार हो। उसी समय पार्क हानिल ने अपनी आंखों से एक लेजेंडरी क्रीचर देखा, जो इस इलाके में दिखना लगभग असंभव था। वह महिला जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चिल्लाने लगी। उसका कुत्ता भी डर के मारे भौंकने लगा। राक्षस ने उसे अपने पक्षी जैसे पंजे से पकड़ा और हवा में उठा लिया, फिर खिलौने की तरह उसे ऊपर उछाला। यह राक्षस अपने साथ उन कीड़ों से भरा कंटेनर लाया था जिसे उसने शहर में इकट्ठा किया था। उसने उस महिला को सीधा उसी कंटेनर में फेंक दिया, जहां वह चारों तरफ कीड़ों से घिर गई थी। वह डर से सन्न रह गई। राक्षस शहर में और लोगों की तलाश करने लगा। जो लोग शेल्टर में नहीं पहुंच पाए थे, वे भय से कांप रहे थे। शेल्टर के अंदर मौजूद लोगों ने यह सब देखा और समझ गए कि अगर वे कुछ देर और बाहर रहते तो उसी औरत की जगह होते। तभी किसी को सिगरेट जैसी जलती गंध आई। दरअसल हमारा हीरो पार्क पेड़ के पास खड़ा होकर सिगरेट जला चुका था। उसने उस पेड़ को पकड़ा और अपनी एबिलिटी सक्रिय की। पेड़ से हरी रोशनी निकलने लगी। उसके आसपास रासायनिक ऊर्जा फैल गई, और हालांकि सबको धुएं की गंध पसंद नहीं थी, पार्क को कोई परवाह नहीं थी। उसने चारों तरफ फैले इस नरक जैसे दृश्य को देखा और महसूस किया कि अब बहुत हो चुका है। चाहे ड्रैगन किंग शोक मना रहा हो या कोई और, लेकिन इंसानों को यूं मरने के लिए छोड़ देना अस्वीकार्य है। उसने सिगरेट खत्म की और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वह अविश्वसनीय गति से शेल्टर से बाहर भागा। उसके हाथ में पेड़ था, जो अब उसकी शक्ति की ऑरा से लिपटा हुआ था। उसने हवा में छलांग लगाई और उस बेवकूफ पक्षी पर सीधा हमला किया, सिर पर एक जोरदार प्रहार। राक्षस को ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो अब तक सब कुछ तहस-नहस कर रहा था, वह अब पीछे जा गिरा। लड़का खुद भी हैरान था कि उसने इतना ताकतवर वार कैसे कर दिया। शायद यह पर्गेटरी हर्ब का असर था, मगर उसके विचारों को तेज बारिश ने तोड़ दिया, जो उसके शरीर को भिगो रही थी। यह बारिश असल में ड्रैगन्स टीयर्स थी। यह आंसू जब उसके शरीर पर गिरे, तो उसके अंदर का स्टिमुलेंट सक्रिय हो गया। चूंकि उसका तत्व वुड था, इसलिए वाटर एलिमेंट ने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। अब इन एनर्जी और पेड़ की ऊर्जा मिलकर उसे अकल्पनीय शक्ति दे रही थी। उसके हाथ में पकड़ा पेड़ अब बढ़ने लगा और बदलते हुए एक सीधी चमकदार तलवार का रूप ले लिया, जिसका नाम था द एग्जोर्सिस्ट, जो दानवों को काटने की शक्ति रखती थी। उससे निकलने वाली ऑरा अद्भुत थी। कुछ मिनटों बाद वह गिरा हुआ राक्षस फिर से उठने लगा। वह गुस्से से कांप रहा था और पार्क को नष्ट करने की ठान चुका था। उसकी लार जमीन पर गिर रही थी और पंख फैल चुके थे। उसने अपने हाथों में ऊर्जा जमा करनी शुरू की, एक विनाशकारी वार के लिए। पार्क ने यह महसूस किया और तुरंत फाइटिंग स्टांस लिया,
किसी भी प्रहार को झेलने के लिए तैयार। और जब वह विनाशकारी घूंसा उसकी ओर उड़ा, पार्क ने अपनी लकड़ी की तलवार सीधी आगे कर दी। जब प्रहार टकराया तो उसकी असली शक्ति उजागर हो गई। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी और विस्मयकारी लड़ाई की शुरुआत थी। वो उस जोरदार वार से थोड़ा पीछे फेंका गया, पैर जमीन पर जमाकर खुद को संभालता है। अगर वो जरा भी ढीला पड़ा तो नतीजे तुरंत सामने आ जाएंगे। राक्षस ने पार्क पर एक जबरदस्त मुक्का फेंका, थोड़ा और होता तो वो सीधे प्रोटेक्टिव बैरियर तक उड़ जाता। लड़के ने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेगा। ये देखकर वो पक्षी जैसी शक्ल वाला दानव हैरान था कि इतना कमजोर इंसान उसकी ताकतवर चोट कैसे झेल गया। न सिर्फ उसने हमला सहा, बल्कि अब वो पलटवार करने वाला था। उसने अपनी तलवार से उस बदसूरत प्राणी का रास्ता रोक दिया और वो दानव पीछे की ओर उड़ गया। हमारे नायक की तलवार चमक उठी, उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। ये देखकर लड़का खुद हैरान रह गया। तलवार की शक्ति अविश्वसनीय थी, क्योंकि किसी एक सॉर्सिस्ट की तलवार जो राक्षसों को काटती है, वो अपने आप में एक अद्भुत हथियार होती है। अब राक्षस की नज़र उस पर अलग थी। वो अब उसे शिकार नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी के लिए खतरा समझ रहा था। उसने तलवार की धार को घूरा, सोचने लगा कि अगर पीच ट्री के बारे में आत्माओं को भगाने की अफवाहें सच है, तो क्या ये दानव सच में कोई भूत है। जोरदार प्रहार के बाद उस दानव का शिकार और उसके साथ जो कीड़े वो इकट्ठा कर रहा था, सब बिखर गए। तभी वो औरत भागने लगी। दानव ने उसे देख लिया और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसने हमला कर दिया। पार्क ने ये अफरातफरी देखी और अपनी तलवार और एक सॉर्सिस्ट ब्लेड उठाकर न्याय करने का फैसला किया। उसने उस औरत को दानव के विशाल पंजों से छुड़ाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दानव ने उसे बहुत ऊंचाई पर उठा लिया था। औरत ने अपनी मौत को सामने देख लिया, लेकिन हमारा नायक उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला था। वो हवा में उड़ा और उसे बचा लिया, जमीन पर गिरने से पहले थाम लिया। लड़की ने कांपती आवाज में धन्यवाद कहा, मगर आराम करने का समय नहीं था। गुस्से से भरा दानव गरजा और उन दोनों को घूरने लगा जिन्होंने उसकी योजना बिगाड़ दी थी। पार्क उस औरत के साथ जितना तेज भाग सकता था भागा, पर दानव उनके पीछे उड़ रहा था, उन्हें खत्म करने के इरादे से। जैसे ही वो दोनों को पकड़ने वाला था, उसने पंजे फैलाकर पार्क की पीठ को जकड़ लिया और उसे कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। औरत शेल्टर के प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराई जबकि लड़का एक दीवार से जा टकराया। दीवार टूट गई और उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया। ऐसा लगा जैसे अब उसमें उठने की ताकत नहीं बची, मगर उसने गहरी सांस ली और उसकी बॉडी में ऑरा भरने लगी। इतना जोरदार वार झेलने के बाद भी बिना हड्डियां टूटे उठ पाना उसके लिए अविश्वसनीय था। जो स्टिमुलेंट वो इस्तेमाल कर रहा था, उसका असर खत्म हो गया था। उसे उम्मीद थी कि वो औरत सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी होगी। ऊपर देखा तो बारिश अब भी गिर रही थी और दानव अब भी हमला कर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि वो राक्षस उस औरत से हटकर अब पूरी तरह उस पर केंद्रित हो गया है। दानव की आंखों में अब भूख थी, जैसे वो इस इंसान को निगल जाना चाहता हो। इस विशाल प्राणी को देखकर पार्क को लगा जैसे ये किसी मजाक से कम नहीं। अब उसे इससे भिड़ना ही पड़ेगा। उसके पैर अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, स्टिमुलेंट का असर घट चुका था और उसकी ताकत कम हो रही थी। अब वो भाग नहीं सकता, उसे हर हालत में जिंदा रहना होगा। उसने सोचा कि शायद वो स्प्राउट्स का इस्तेमाल करे, मगर अगर ऐसा किया तो उड़ते हुए इस प्राणी से लड़ना मुश्किल होगा। जो भी विकल्प चुने, ये एक जुआ था जिसमें सफलता की संभावना बहुत कम थी। फिर भी उसे कुछ तो करना था। एक सॉर्सिस्ट ब्लेड जो राक्षसों को काटती है, उसमें तलवार और पौधे दोनों के गुण थे। उसकी कुछ शक्ति जमीन की जड़ों से मिलती थी और ऊर्जा का आदान प्रदान करने में समय लगता था, पर अब सोचने का समय नहीं था। उसने शरीर में ऊर्जा इकट्ठी की और महसूस किया कि ड्रैगन किंग्स टीयर्स की इस बारिश में वो शक्ति बढ़ा सकता है। उसने उस बारिश की ऊर्जा को सोखते हुए अपनी ताकत बढ़ाई और अब राक्षसों को हराने की शक्ति उसके अंदर थी। उसने ड्रैगन टीयर्स की ताकत को तलवार में प्रवाहित किया और सोलर वाइंड डिस्ट्रक्शन टेक्निक को सक्रिय किया। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसकी तलवार में जबरदस्त ऊर्जा जलने लगी। वो दृश्य अविश्वसनीय था। राक्षस इस हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। पार्क ने जमीन से छलांग लगाई और खुद को उस दानव के ऊपर पाया। अब यही वार उसकी किस्मत तय करने वाला था। अगले ही पल राक्षस का सिर अलग होकर सामने की इमारत से जा टकराया,
कई मंजिलें तोड़ता हुआ नीचे गिरा और आसपास सब कुछ चकनाचूर हो गया। लेकिन पार्क नहीं रुका। वो जानता था कि वो जीव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब दानव ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की, पार्क ने ऊर्जा से भरी अपनी चमकदार तलवार से दोबारा हमला किया। हवा में उड़ते हुए उसने राक्षस की आंखों में देखा। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इस दानव को हराना। एक बेहद शक्तिशाली वार शहर भर में गूंजा, सभी खिड़कियां चमक उठीं। उस ताकतवर राक्षस का अंत आखिरकार उस प्रहार के साथ हुआ। पर उसका सिर पहले ही निकल चुका था, उसका शरीर तन गया था और लोग इसे अद्भुत तमाशा समझकर देख रहे थे। वह आदमी उस दृश्य के सामने खड़ा रहा और घूरता रहा। कुछ लोगों ने इसे फिल्माना शुरू कर दिया क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने यह कैसे किया। कोई भी इस दानव को नहीं मार सकता था। इस जानवर में ऐसी शक्ति थी जो दिव्य प्रतीत होती थी। यहां तक कि जो लोग उसके पंजों में मर चुके थे, अफसरों ने सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया था, शिकायतों के बावजूद इस घृणास्पद जानवर के बारे में। वह आदमी बिना सोचे समझे किसी इंसान को दानव के पंजों से बचाने में हिचकिचाया नहीं। लोगों की निगाहों में वह एक सुपरहीरो जैसा लगने लगा। यह सब मोबाइल कैमरों में कैद हो गया जिन्होंने उसका चेहरा रिकॉर्ड किया था। उसी क्षण जब कैमरा उसे फिल्म कर रहा था, एक सन्यासी का जोरदार लात उसकी पीठ में लगा। पूरी सड़क अचानक आग में डूब गई जो किसी अज्ञात स्रोत से निकली। उस प्रबल प्रहार के बाद सब कुछ शांत हो गया। दूर से केवल "फास यू डेमन बास्टर्ड" की आवाज सुनाई दी। यह वही सन्यासी था जो शीत निद्रा से जागा था और अपने शिष्य के साथ किसी सड़क पर खड़ा था। उसने उस बदमाश से पूछा क्या उसे पता है कि उसने अभी क्या किया। अगर यह उसकी जिज्ञासु हरकत न होती तो उसने परियों की प्रिय चिड़िया को मार दिया था। वार के बाद लड़के ने एक दुकान की खिड़की तोड़ दी और गुरु ने कहा कि उस शरारती को जलाया जाना चाहिए तथा सैनिकों से तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह सब एक टीवी चैनल पर दिखाया गया और इंटरनेट पर प्रसारित हुआ। लोगों ने अपने उपकरणों की स्क्रीन पर यह तमाशा देखा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यह लाइव देखा और समझ गए कि क्या चल रहा है। वे संदेश भेजकर आश्चर्य कर रहे थे कि यह गुरु उस शख्स का बचाव क्यों कर रहा है जो लोगों को खा जाने वाले दानव का समर्थन कर रहा है, और उसने उस हीरो पर आग का गोला क्यों छोड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरह के लड़के के साथ ऐसा रूख अपनाया जाए, जबकि दानव ने लगभग उस आदमी को मार ही दिया था और उसने उसे बचाया था। हर कोई उस प्राणी के मरने से खुश था और सोच रहा था कि क्या इस क्रूरता के लिए कोई औचित्य है। यह आदमी पूरे मोहल्ले को मौत से बचा चुका था और अब उसे जेल भेजा जा रहा था। किसी ने कहा कि इस दाढ़ी वाले आदमी को मार डालना बेहतर है, बजाय उस युवा को कैद करने के जो शहर को दानव से मुक्त कर गया। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, इससे चैनल ग्रो करने में मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे कंटेंट लाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके थॉट्स पढ़ना बहुत पसंद है। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे वीडियोस और सोशल मीडिया लिंक्स भी है, देख सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक ऑसम बने रहिए और वीडियो में मिलते हैं। बाय।